सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और क्लास 12 टर्म 1 का ये आज लास्ट सेट 5 का सॉल्यूशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन से। सबसे पहले जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस है वो आपको एक बार फिर से देख लो। ठीक है, कॉमन इंस्ट्रक्शन सारे मैथ के पेपर के लिए सेम होगा। जैसे कि टोटल ये 40 मार्क्स का पेपर है, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। दैट मीन्स कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से आपके 4 ऑप्शन गिवन होंगे और उसमें से एक ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन आर इज सेट। ठीक है, हमें यहाँ पर एक सेट गिवन है। सेट कैसा गिवन है? सेट हमें गिवन है वो किसका है? वो सेट है 1 2 3 और इन सेट के जो एलिमेंट्स है, ठीक है, यानी इस समूह के जो भी डाटा गिवन है, जो भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या गिवन है? वो रिलेशन गिवन है आर सच दैट 1 2 2 1। तो पूछा बताओ अगर ये इन दो डाटा के बीच में ऐसा रिलेशन गिवन है तो बताओ ये किस टाइप का रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या नन ऑफ दीज, या फिर हिंदी में कहो तो इसे स्वतुल्य, सममित, संक्रामक या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है ना कि जब भी अगर देखो 1 का 2 मिल रहा है, 2 का 1 मिल रहा है, ठीक है, जब भी अगर ए का बी मिले एलिमेंट, ठीक है, ये रिलेशन हो और साथ में बी के साथ भी ऐसा रिलेशन हो, इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कर देते हैं? इस टाइप के रिलेशन को हम कर देते हैं सिमेट्रिक। इंग्लिश मीडियम में इसे कहते हैं सिमेट्रिक, हिंदी में इसे कहते हैं सममित। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। कह रहा है लेट आर बी रिलेशन इन द सेट ए। ठीक है, एक सेट ए है, उनमें एक रिलेशन गिवन है। किस टाइप का रिलेशन गिवन है सेट ए में? तो कह रहा है कि ए जो हमारा सेट है उसमें एक जो एलिमेंट है वो क्या होगा? वो जेड है। जेड मतलब इंटीजर्स, ठीक है, जेड है सच दैट एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी लेकिन 12 से छोटी होनी चाहिए। और कह रहा है कि इनमें जो रिलेशन है, इनके डाटा के बीच में जो रिलेशन गिवन है वो कैसा है? वो है सच दैट कि इसके जो दो डाटा होंगे उनके बीच रिलेशन क्या होगा कि a माइनस बी का मॉड, ठीक है, यानी इनका डिफरेंस का अगर हम मॉड लेते हैं तो क्या चाहिए? वो एक मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी वो 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं कि किस टाइप का रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले चेक करते हैं। इनसे मान लो अगर हमें गिवन डाटा कहाँ 0 से लेकर 12 तक में, तो अगर मान लो अगर हम उसमें से कोई डाटा चूज कर लेते हैं, लेट सपोज कि 0 0, ठीक है, 0 0 0 से अब क्या हमें कहा है कि मॉड ऑफ 0 माइनस 0, ये क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली अगर मान लो 1 1 ले लो, ठीक, तो ये भी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा करते करते आप चाहे तो 12 माइनस 12 कर लो, ठीक है, 12 दो डाटा ले लो, तो 12 बेन 12 माइनस 12, ये क्या होगा? उसका मॉड भी 0 आएगा। और 0 क्या होता है? 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का मल्टीपल कौन होता है? 0 होता है। तो ऑब्वियस बात है 4 का भी ये मल्टीपल होगा, यानी 4 का भी ये गुणज होगा। तो अगर ये चीज सही है तो इसे हम कह सकते हैं कि कैसा है ये? रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, ये कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब ये, इसे हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य तो है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। अब चेक करते हैं इसमें हम कि अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? जैसे मान लो हम ले लेते हैं डाटा 0 0 4, ठीक, अगर 0 4 है, ठीक, तो 4 0 ये भी डाटा होना चाहिए। अब 0 4 करोगे तो इसका कितना आएगा? 0 माइनस 4 करोगे तो ये मॉड आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली 4 माइनस 0 करोगे तो ये भी हो जाएगा 4। अब देखो ये दोनों 4 क्या है? दोनों मल्टीपल है, ठीक है, किसके? यानी गुणज है। किसके गुणज है? ये गुणज है हमारा 4 का, तो ये भी सही है, यानी हमारा ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक, ये क्या होगा? हमारा ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक, चाहे तो उसमें आप डाटा चाहे तो 1 5 चूज कर लेना, 1 5 और 5 1 चूज कर लो। ठीक, तो क्या आएगा? इसका भी रिलेशन देखोगे ये डिफरेंस 4 आएगा, ये 5 1 का भी डिफरेंस 4 आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। लास्ट चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक, अगर आपको लास्ट चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि लेट सपोज कि 0 और 4 लेते हैं, तो क्या इनका जो डिफरेंस है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक,
मतलब हम डाटा लेते हैं 4 और 8 का, ठीक। तो इसका भी डिफरेंस, जैसे 0 4 का डिफरेंस 4 आया, ये 4 से डिवाइड है। 4 8 का डिफरेंस लेंगे, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 से डिवाइड है। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि 0 और 8, इसका जो डिफरेंस आएगा 8, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी 4 से डिवाइड है। तो कह सकते हैं कि रिलेशन कैसा है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, यानी अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों चीज होल्ड कर रही है तो इस टाइप रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मीन्स तुल्यता संबंध। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट आर इज ए रिलेशन, ठीक है। हमें आर में एक रिलेशन गिवन है। कैसा रिलेशन गिवन है, देखो आर में हमें गिवन जो डाटा गिवन है, जो रिलेशन गिवन है वो है 1 3 के बीच में, ठीक। 1 3 है, 4 2 है, उसके अलावा हमारे पास 2 4 है और 2 3 है एंड 3 1 है। अब बताओ ये किस टाइप का रिलेशन है, ठीक। देखते हैं सबसे पहले कि देखो 1 का 3 मिल रहा है, ठीक, तो 3 का 1 भी मिल रहा है, ठीक। यानी ये हमारा सिमेट्रिक तो होगा, यहाँ तो सिमेट्रिक दिख रहा है। 4 का 2 मिल रहा है, 2 का 4 मिल रहा है, ये भी सिमेट्रिक हो रहा है। लेकिन अगर 2 का 3 है तो क्या 3 का 2 कहीं यहाँ पर गिवन है, नहीं, कहीं पे गिवन नहीं है। अगर नहीं गिवन है तो ये क्या होगा, ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी सिमेट्रिक तो होगा नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये नॉट सिमेट्रिक होगा, यानी सिमेट्रिक तो नहीं होगा, ठीक। तो इसे कह सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए, ये नॉट सिमेट्रिक होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 कह रहा है, इफ आर बीइंग द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। मतलब हमने एक फंक्शन डिफाइंड है, कहां से कहां डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में, ठीक। और ये फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है ना, इस फंक्शन की वैल्यू है ना एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक। तो बच्चा बताओ ये किस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक। 1 1 होगा, ऑन टू होगा, या फिर नाइदर ऑन 1 नॉर ऑन टू, या बोथ 1 1 और ऑन टू, ठीक है। यानी हिंदी मीडियम में से क्या कहते हैं, अकैक और आच्छादक फंक्शन। चेक करते हैं कि देखो मान लो अगर ये 1 1 है, ठीक है। अगर 1 1 चेक करते हैं तो 1 1 चेक करें तो क्या आना चाहिए, एफ एक्स 1 की वैल्यू एफ एक्स 2 के वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, ठीक। अब देखो एफ एक्स 1 की कैसे करेंगे, यानी मॉड ऑफ एक्स 1 इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स 2 होना चाहिए। क्या यहाँ से इंप्लाइज कर सकते हैं कि एक्स 1 की वैल्यू एक्स 2 है, नहीं, क्योंकि देखो मॉड एक्स की दो वैल्यू होती है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स 1 लिखा है, ठीक है। मान लो कि अगर यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स 1, इसकी दो वैल्यू आती है, ठीक है। इसका मतलब होता है माइनस एक्स 1 भी हो सकता है और प्लस एक्स 1 भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मॉड ऑफ एक्स 2 लिखा है तो इसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो माइनस एक्स 2 या तो प्लस एक्स 2, क्योंकि मॉड फंक्शन क्या करता है, हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक। तो यहाँ से कह सकते हैं कि माइनस एक्स 1 की वैल्यू एक्स 2 के भी इक्वल हो सकती है, ठीक, या फिर एक्स 1 की वैल्यू एक्स 2 के इक्वल हो सकती है। और ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मान लो माइनस एक्स 1 की वैल्यू माइनस एक्स 2 के इक्वल और एक्स 1 की वैल्यू माइनस एक्स 2 के इक्वल, यानी ये चार डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है, यानी ये चार चीज पॉसिबल हो सकती है। अब इससे पॉसिबल है, यानी एक्स 1 की कितनी वैल्यू आ रही है, एक्स 1 की देखो दो वैल्यू आ रही है, अगर देखा जाए तो एक्स 2 भी हो सकती है, माइनस एक्स 2 भी हो सकती है। सिमिलरली, ठीक, माइनस एक्स 1 की वैल्यू एक्स 2 हो सकती है, या फिर माइनस एक्स 1 की वैल्यू माइनस एक्स 2 भी हो सकती है, यानी डिफरेंट वैल्यू आ रही है, यानी ये 1 1 तो हुआ नहीं। अब 1 1 नहीं हुआ, अब चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं, ठीक। ऑन टू चेक करना है फंक्शन में, तो ऑन टू फंक्शन चेक कर कैसे करते हैं, लेट सपोज कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है मैंने मॉड ऑफ एक्स, ठीक। इसको मान लो वाई लिखेंगे तो वाई इक्वल टू लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स, ठीक। मैं कह रहा हूं जब ऑन टू चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू रखते हैं, कि हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि हमें एक्स की हम कौन सी वैल्यू रखें, ठीक है। जैसे हम ऐसे मान लो कि हम वाई में रखते हैं, कि हमें मान लो अगर वाई की वैल्यू अगर -1 है तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी -1 इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो क्या एक्स की कोई वैल्यू मिलेगी सच दैट कि उस एक्स का मॉड लगाएंगे तो -1 मिले, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मॉड फंक्शन हमेशा क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। अब बताओ क्या ये मॉड फंक्शन एक्स लगा है, क्या एक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे ताकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आए, ऐसा कभी होगा नहीं। ऐसा नहीं होगा तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, यानी लेसन ये जो हमारा फंक्शन है वो नाइदर 1 1
नॉर ऑन टू, ये कुछ नहीं है दोनों में से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 है लेट फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, हमें दो फंक्शन गिवन है, एक एफ एक्स गिवन है, ठीक, वो क्या है कॉस एक्स, और दूसरा फंक्शन हमें गिवन है जी एक्स। इसके लिए कितनी गिवन है, ये होता है हमारा मॉड ऑफ एक्स। तो पूछो बताओ जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, यानी जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, यानी पहले क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स की कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू हो गई कॉस एक्स। ठीक, और क्या कहता है जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, जहां पर एक्स है वहां पर क्या लगना चाहिए, वहां पर हमारा लगना चाहिए जहां एक्स है, तो वो एक्स टर्म, वो पूरा एक्स टर्म क्या आ जाएगा, मॉड में आ जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह क्या गिवन है, कॉस एक्स है, तो ये पूरा का पूरा कॉस एक्स किसके अंदर आ जाएगा, मॉड के अंदर। ठीक है, ध्यान देना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, गलती से बी मत कर लेना क्वेश्चन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे कि एक फंक्शन में डिफाइंड है कैसा, एफ एक्स इक्वल टू है 2x माइनस 1। तो पूछे बताओ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेट एफ एक्स की वैल्यू को ना अगर वाई एज्यूम करते तो वाई इक्वल टू क्या होता है 2x माइनस 1। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते तो यह आता 1 प्लस वाई बाई 2। ठीक, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, जहां पर वाई है वहां क्या पुट कर लो, वहां पर आप पुट कर लो एक्स। ठीक, तो ये वैल्यू होगी हमारी। ठीक, तो यहाँ देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है, तो tan इनवर्स क्या माइनस रूट 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी गई है। इसको कह सकते हैं tan इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या लिखते हैं, ये होता है हमारा tan पाई बाई 3। ठीक, इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे और लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू tan माइनस एन बाहर अंदर आ गया, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। ठीक, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास माइनस पाई बाई 3। और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 8 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमसे वैल्यू फाइंड आउट करने कहा गया है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। लेट x इक्वल टू कॉस थीटा एज्यूम करते हैं। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब इसे याद रखो ये वाला फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, ये होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे 1 यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये वैल्यू रख सकते हैं कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक, यहाँ से लिख पाएंगे 2 थीटा। ठीक, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा हमने क्या माना था एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो इस जगह थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, और यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंगल दिख नहीं रहा है, क्या करता हूँ दोनों में से अगर हम 9/4 कॉमन ले। ठीक, देखो ध्यान से क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा अंदर में π/2, और ये बच जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक, अब बताओ इसे क्या लिखते हैं, 9/4 हो गया और π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, ये हो जाता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कह रहा है यहाँ दो मैट्रिसेस है, ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो पूछा बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर दोनों मैट्रिसेस आपस में अगर इक्वल है, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, -1 के। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। सिमिलरली 2x प्लस वाई ये 4 की इक्वल होना चाहिए, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, अब क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को 1 में पुट कर लेते हैं। 1 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा इक्वेशन 1 से, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो यहाँ से लिखते हैं कि y इक्वल टू 2 सॉल्व करने पर, तो x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ से हमारा जो A1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमें दो मैट्रिसेस गिवन है A एंड B, तो पूछा बताओ प्रोडक्ट ऑफ AB क्या होगा। ठीक, तो प्रोडक्ट AB करना है तो क्या है, सिंपल से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो A की वैल्यू है 1 0 0 -1, ठीक, B की वैल्यू कितनी गिवन है 0 1 1 0। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का टर्म बड़ा सिंपल है, आपको भी पता होना चाहिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पूरे टर्म को ऐसे, ठीक, करने पर कितना आएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ठीक, सेकेंड अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को इसके साथ, कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस 0 करेंगे। अब करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा 0 प्लस इंटू 1। हाँ लास्ट टर्म क्या करेंगे पूरे वाले टर्म, तो 0 इंटू 1 हो जाएगा 0 और -1 इंटू 0 0। इस पूरे डाटा को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर का टर्म हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0। ठीक है, अब देखो स्टेप का डाटा हमें कहाँ मिल रहा है, क्वेश्चन 12 का, ये हमें करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं कि काउंट करो कितनी रो है, तो रो नंबर, ये रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया रो 3, इसमें रो कितने हो गए 3 रो हो गए। काउंट कर लो कॉलम, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, कितना गया 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 14 है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज लो। तो देखो मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लेके फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी किसी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है ए। ठीक, अब देखो अगर मान लो अगर ए अगर हमारा, देखो अगर इसके बिना दो केस हैं, जैसे पढ़ लो, मान लो अगर ए के बारे में कुछ तो लिखा नहीं है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसकी सिमेट्रिक, तो लेट्स सपोज मान लो कि वो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, ठीक है, अगर वो सिमेट्रिक होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज लो वो ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक, दैट मीन्स कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज लो। ठीक, तो ए का ट्रांसपोज अभी ऊपर से कितना आया है ए, और उसका ट्रांसपोज कर लो, और फिर से ए का ट्रांसपोज क्या आता है ए के इक्वल, यानी कह सकते हैं कि ए का डबल ट्रांसपोज लोगे तो वो ए के इक्वल आएगा। अगर मान लो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता, ठीक है, ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता, सेकंड केस।
अब देखो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता तो क्या लिखते हैं कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए था। ठीक, तो ठीक है यहां से करते हैं, यानी ए का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज आया माइनस ए और उसका लो ट्रांसपोज। अभी हमने मैं क्या बताया कि ए का ट्रांसपोज होता है माइनस ए, तो माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ माइनस ए। ये क्या आ गया, ये भी ए के इक्वल आ गया। ठीक, यानी चाहे मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, ए किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज क्या आता है, वो ए के इक्वल आता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। देखो ये मैंने सेट नंबर 4 में बताया था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक और ए स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है जो दोनों होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक, वो होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ठीक, तो इसका मैं सेट नंबर 3 में आपने अगर देखा होगा तो वहां मैंने इसका डिटेल सोल्यूशन बताया। ठीक है, इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसका याद रखना आंसर नंबर बी। आते क्वेश्चन नंबर 16 में कि लिखा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करना है, सिंपल सा हमें जो डिटरमिनेंट गिवन है इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो 1 0 1 0 0, ये 2 3 हो गया, ये 2 4 डाटा ऐसा चीज लिख लेते हैं 0 5। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 0 0 माइनस 2। ठीक, ये लगा 0 इंटू 5 0 0 इंटू 4 0 प्लस 3, इसे लिखते हैं तो हो जाएगा 0 इंटू 0 0 और 2 इंटू 0, ये भी हो जाएगा 0। वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई ओनली 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यहाँ पर हमें दो डिटर्मिनेंट्स है, इसकी वैल्यू इक्वल है। ठीक है, यहाँ देना ये दोनों डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं, 2 3 4 5, ये एक डिटर्मिनेंट हो गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इक्वल है x1 2 x3 के। तो जब भी डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है तो उसकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है। वैल्यू को कैसे इक्वेट करेंगे, पहले 2 इंटू 5 कर लेंगे, फिर 4 इंटू 3 करते हैं। तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। सिमिलरली यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू 2x हो जाएगा 2x। कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस 2 की वैल्यू x, यानी x के लिए क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन 18 है, कह रहा है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो बड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन मैं इसे बताऊंगा किस मेथड से। इसे हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ना, रो एंड कॉलम का, हम उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें पहले जो डिटरमिनेंट क्या गिवन है, डिटरमिनेंट पहले उसको लिख लेते हैं पूरा। ये गिवन है 1 1 1, ये लिख ले ए बी ए, ये गिवन हमें बी प्लस सी, ये सी प्लस ए, ये है ए प्लस बी। ठीक, इसमें हम कौन सा यूज करेंगे प्रॉपर्टीज, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं ए बी प्लस सी, और तो देखो इसमें हम क्या करते हैं कि इसे पहले लिखते हैं रो एंड कॉलम में लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया हमारा रो 3। ठीक, मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, कौन सा, इसमें यूज कर रहे हैं कि लेट सपोज R2 को हम लिखते हैं R2 माइनस R1। ठीक, सिमिलरली R3 को हम लिखेंगे R3 माइनस R1, क्योंकि हम ऐसा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा होगा तो इसको क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे 1a b प्लस सी। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो ना, रो 2 को रो 1 थे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक, b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए हो गया। ठीक, सिमिलरली c प्लस ए माइनस b प्लस सी करोगे तो कितना आ जाएगा, वहां से c से c कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा ओनली a माइनस बी। ठीक, सिमिलरली ये हो जाएगा, किसको आप करेंगे, 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 0, a को a से सब्ट्रैक्ट करो ये हो जाएगा 0। ठीक, और a प्लस बी माइनस बी प्लस सी करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा यहाँ से a
बी से बी कैंसिल, बच जाएगा ए माइनस सी। अब इसको रख के सॉल्व कर लो पूरी वैल्यू को। देखो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है। ठीक, इसको रखते हैं 1 इंटू बी प्लस ए माइनस सी करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पूरी 1 इंटू बी माइनस ए माइनस सी। ठीक, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0। ठीक, यहां तक पूरी वैल्यू हो गई 0। अब ये ए है, अब ए क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो देखो ए की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी अब। ठीक है, इसको आपको सिंपल सॉल्व करना, देखो ये वैल्यू भी 0 मल्टीप्लाई होगी, ये भी वैल्यू भी 0, तो इसके आई के जितने टर्म है वो सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं b माइनस ए प्लस सी। ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड 3 6। ठीक है, एक इक्वेशन का एक हमें 2 पॉइंट गिवन है, मान लो ऐसे 1,2 और 3,6, एक पॉइंट गिवन है 3,6, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं स्लोप, या फिर इसका लिख लो कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 1 2 क्या है, इसे लिख लो, ये x1 y1 है। ठीक, 3 6 है, ये हमारा x2 और y2 है। अब क्या कहते हैं, सिंपल सारे वैल्यू रख लो, तो y1 की वैल्यू हो गई 2 इक्वल टू y2 हो गया हमारा 6, y1 हो गया 2, x2 हो गया 3 और x1 हो गया 1 इंटू x माइनस 1। ये हो जाएगा यहाँ से हमारा y माइनस 2 इक्वल टू 4/2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 टाइम में कैंसिल, वैल्यू हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2, -2 से -2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई y इक्वल टू 2x। ठीक, अब देखो y इक्वल टू 2x ये कहाँ पर है, ये 19 का हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, 2x इक्वल टू y। क्वेश्चन 20 है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल टू। ठीक, किसी भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते थे, तो ए इनवर्स कैसे निकालते थे, ए इनवर्स निकालने का तरीका होता था कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, इस तरीके से हम निकाल देते हैं किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स का फॉर्मूला था ये। तो यहां से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय। ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, कहां पर, x इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस बता रहा है। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो उस पॉइंट पर सारे फंक्शन की वैल्यू, यानी किसी फंक्शन की 2 वैल्यू है उस पॉइंट पर, तो वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल हो जाती है दोनों के। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे, सिंपल x की जगह 2 पुट कर लो और सारे फंक्शन को इक्वेट कर लो। जैसे यहाँ लिखा है के एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे के एक्स की जगह पुट कर लो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये सिंपल इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है, सिंपल ऐसा करते हैं। तो यहाँ से के की कितनी हो जाएगी, के की जगह 3/2 स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 3/4। यानी यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 21 का ऑप्शन नंबर बी। आते क्वेश्चन नंबर 22 पे, कह रहा है कि एट विच पॉइंट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to 2। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है जिसको आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स को सॉल्व करके। दूसरा इसका सबसे सिंपल तरीका कौन सा है वो बताता हूं मैं, वो होता है ग्राफ मेथड। अगर आपको इसका ग्राफ पता है तो आपको के लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, देखो इसका ग्राफ क्या होता है ना, इसका ग्राफ आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ याद रखना, मान लो ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2, ये पॉइंट 3। ठीक है, सिमिलरली ये पॉइंट मान लो हमारा 0 हो गया और ऊपर ये पॉइंट हो गया मान लो 1।
तो इसका ग्राफ कैसा होता है यार ध्यान देना। तो इसका जो ग्राफ होता है हमारा वो किस टाइप होता है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लाई करती है, 1 पे जाएगा लेकिन इसकी वैल्यू 1 कभी नहीं होती। ठीक, सिमिलरली ये ग्राफ 1 से शुरू होगा फिर 2 पे जाएगा, लेकिन 2 को पॉइंट क्या लिखना है, ओपन इंटरवल। ये मैंने सर्कल बनाया है और बीच में कैसा सर्कल है, बीच में गैप है, इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट पर 2 को नहीं लेना है। ठीक है, इस यानी यहाँ पर 1 को नहीं लेना है, इस पॉइंट पर 2 को नहीं लेना है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, क्रॉस कर दिया मैं तब नहीं। बताओ कि ये ग्राफ तुम देख के बताओ, अब इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि ग्राफ क्या 1 पे कंटिन्यूस है, क्या ग्राफ 1 पे आने के बाद ग्राफ कहीं आपस में मिल रहा है, नहीं, ग्राफ की वैल्यू बीच में कट हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ग्राफ तो है ही नहीं, यहाँ तो लाइन है ही नहीं कोई। 2 पॉइंट पे भी देखो यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, 3 पे भी देखो यहाँ पर ग्राफ है ही नहीं। सिमिलरली अगर आप इसे थोड़ा सा बैक आओगे, ठीक है, यानी 0 पे आते हैं, तो 0 पे भी हमें डाटा ऐसा ही मिलता है, वहां पर भी क्या होता, वहां पर भी ये वैल्यू ऐसे लाई करती है, ये हो जाती है -1 पे। ठीक है, तो देखो ग्राफ कहाँ कहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट डालो, यहाँ भी ग्राफ क्या है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है। तो देखो ना 0 पे ये कंटिन्यूस ग्राफ है, ना 1 पे, ना 2 पे, ना 3 पे, किसी भी इंटीजर पॉइंट पर ये ग्राफ क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पर, चाहे -∞ से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो, जैसे -2, -3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, कुछ भी पॉइंट ले लो, हर ये इंटीजर पॉइंट पर 0 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो यानी वहां पर क्या होगा, यहाँ पर उसका वो ग्राफ डिसकंटिन्यूस होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। हमसे पूछा था कहां पर, एट विच द पॉइंट ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए था, इसका ऑप्शन कैसा होगा, इसका यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी इनमें सभी होना चाहिए था, इनमें सभी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर वो कोई पॉइंट दिया ही नहीं है, मैं इसको ऑप्शन को यहाँ पर सुधार दे रहा हूँ ना, ये ऑप्शन होना चाहिए था सही, ऑल ऑफ दीज, हर पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन को मैंने चेंज करके बनाया, तब मैंने इसको ऑप्शन डी सही किया, यानी ऑप्शन ये होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, या इनमें सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, लिखा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x - 3 एट x इज एलिमेंट ऑफ r। देखो फंक्शन गिवन है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, ये दिया है मॉड ऑफ x - 3। ठीक, देखो इस जो ग्राफ है इसको मैं कैसे बताता हूँ, मैं इसको बताता हूँ हमेशा किससे, ग्राफ मेथड से। ठीक है, कैसे, सिंपल क्या करो, देखो इसका ग्राफ आपको पता नहीं चाहिए क्या होता है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है कि पहले x - 3 को इक्वेट करो 0 से, 0 से इक्वेट करोगे तो x के लिए क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी यहाँ पर जब 0.3 होगा यहां से ग्राफ ये ऐसा जाता है। ठीक है, ये होता है मॉड ऑफ x - 3 का ग्राफ। ठीक, अब पूछा बताओ ये क्या ग्राफ a पर कंटिन्यूस है, a = 3 पे कंटिन्यूस है, तो देखो 0.3 यहाँ पर ग्राफ कंटिन्यूस है, हाँ कंटिन्यूस है, ग्राफ तो जा रहा है कंटिन्यूस है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही होगा। दिखता है क्या ग्राफ कंटिन्यूस एवरी पॉइंट, या ग्राफ हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, तो ग्राफ, हाँ ग्राफ हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ग्राफ ना कंटिन्यूस है, ग्राफ कहीं भी डिसकंटिन्यूस कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। लिख रहा है नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 3, कह रहा है एट x = 3 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ऑब्वियस बात नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि कभी भी ग्राफ इस टाइप का हो, मान लीजिए 0.3 है, ठीक, तो इस 3 पॉइंट के जस्ट पहले आओगे, ठीक है, इस 3 पॉइंट के जस्ट पहले आओगे, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे का स्लोप इधर होगा। ठीक, इस पॉइंट के जस्ट आगे जाओगे लेफ्ट साइड में 3 के, यानी 4 के साइड, तो उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो इधर आएगा। अब बताओ, यानी एट x = 3 पे इसके 2 टेंजेंट आ रहे हैं, क्या किसी एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट पॉसिबल है, कभी नहीं। ठीक है, उस पॉइंट पर 2 टेंजेंट पॉसिबल होना नहीं है, टेंजेंट नहीं है मतलब उस पॉइंट पर 2 स्लोप पॉसिबल नहीं है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, यानी dy/dx को ही तो हम कहते हैं स्लोप, यानी ये पॉसिबल नहीं है, यानी इसके m की 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स dy/dx की भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 पर इसके 2 वैल्यू आ रही है, यानी 2 स्लोप आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये ग्राफ देखो, इसमें जो ए बी सी चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, दैट मीन्स यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 24 है डेरिवेटिव ऑफ साइन ax + b। ठीक है, अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया हमारा कि हमें दिया है कि बताओ dy/dx निकालना है किसका,
साइन ए एक्स प्लस बी का। ठीक, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, और ए एक्स प्लस बी को अगर आप करोगे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा ये ओनली ए प्लस 0। वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 25, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, पाई गिवन है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे एक्स का तो ये हो जाएगा 1, और वाई का हो जाएगा सिंपल डी वाई बाई डी एक्स, और पाई का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, पाई कॉन्स्टेंट है तो इसका हो जाएगा डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के लिए कितने आ गए, डी वाई बाई डी एक्स के लिए आ गए -1, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है इफ वाई इक्वल टू, ठीक है हमें डाटा गिवन है, वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ठीक है सेक इनवर्स 1/2x² -1। ठीक, तो पूछा बताओ डी वाई बाई डी एक्स के लिए कितनी होगी। देखो मैंने इसलिए बताया था ना कि एक एजम्पशन होता है, एक्स को क्या मानते हैं हम, कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो वाई को लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। याद करो ये क्वेश्चन में 3-4 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जहां मैंने ये एज्यूम किया था। ठीक है, यानी जहां से हम एक्स को लिख सकते थे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये मैंने एक डाटा एज्यूम किया था, तो वहां पर मैंने इसकी वैल्यू बताई थी। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये वैल्यू आई थी 1/, ये होता है हमारा कॉस 2 थीटा। ठीक, ये आया था हमारा 1/, कॉस 2 थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, कॉस 1/, कॉस 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो हो जाएगा सेक इनवर्स। ठीक है, याद करो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉस इनवर्स 1/x। ठीक, या तो ऐसा लिख सकते हो कि सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं। तो सेक इनवर्स 1/x, x की जगह क्या लिखी मैंने 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/cos थीटा को लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक, इसको लिख पाएंगे हम ओनली 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x, ये हो गई y की वैल्यू। अब फाइंड कर लेते हैं हम dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉस इनवर्स x। ठीक, 2 तो कॉमन आ गया बाहर, कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, -1/√1 -x², यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगा -2/√1 -x²। और यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 27 है, इफ y इज इक्वल टू 3⁻x देन dy बाई डी एक्स। तो ये हमारा एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 3⁻x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ। तो हमें पता ना कि अगर dy अगर a⁻x होता है तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है log a। तो यहाँ एक जगह क्या गिवन है, एक जगह गिवन है 3, तो d बाई डी एक्स 3⁻x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3⁻x इंटू log 3। ठीक, तो यहाँ से देखो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 28, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये भी आपको सेट नंबर 4 में ऐसा क्वेश्चन मिला था, सेम क्वेश्चन टाइप का। तो y की वैल्यू गिवन है 5 cos x माइनस 3 sin x। पहले से आप निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो हो जाएगा -5। ठीक है, क्योंकि cos x का होता है माइनस sin x, तो हो जाएगा -5 sin x, और sin x का होता है cos x, तो हो जाएगा -3 cos x। इसका निकालते हैं डबल डेरिवेटिव, तो हो जाएगा -5, sin x का होता है cos x -3, और cos x का क्या होता है -sin x, यानी यहाँ से वैल्यू क्या आ गई -5। अगर हम कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ये बच जाएगा माइनस, कॉमन के बाहर ये हो जाएगा 5
कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, क्योंकि माइनस साइन मैंने क्या लिया था, बाहर कॉमन लिया था। अब देखो ये माइनस, ये ब्रैकेट का टर्म किसके इक्वल है, इक्वल हो रहा है वाई के, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई के इक्वल आ जाएगा, और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं डी ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स अपॉन, ठीक है, डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय, ठीक है, ऊपर का टर्म और नीचे टर्म क्या जाएगा, डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टेन एक्स। ठीक, और यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 30 है। 30 में क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए लेंदी क्वेश्चन होगा, करते हैं। कह रहा है एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी है, और y की वैल्यू भी हमें गिवन है सिमिलरली, y की वैल्यू गिवन है अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी। तो dy बाई डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी। ठीक, इसका निकालते हैं डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल 2x इक्वल टू, इसको करोगे डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, और साइन इनवर्स t का होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक, इसलिए ये हमारा था ये dx बाई dt, हम क्योंकि t के एस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, t के एस्पेक्ट में, तो हमारा यहाँ से dx अपॉन dt कितना आ गया, dx अपॉन dt आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए डिवाइड बाई 2x इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पर y को भी सिमिलर चीज करेंगे, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक, इसको करेंगे t के सेट में डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a, और कॉस इनवर्स t का क्या होता है डिफरेंशिएट करने पर, ये होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां से dy बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक, dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a कॉस टू द पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a। ठीक, माइनस साइन है तो माइनस साइन एक बाहर लिख लेते हैं ना, ये माइनस साइन, अपॉन हो जाएगा हमारा 2y इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। ठीक, dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ठीक, अब देखो dy बाई डी टी की वैल्यू पता है और dx बाई डी टी की वैल्यू पता है, इन दो करके सॉल्व करेंगे तो देखना क्या क्या चीज टर्म कैंसिल होगा। इसमें बच जाएगा हमारे पास, जो टर्म बच जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक, अपॉन वाई डिवाइडर बच जाएगा हमारे पास ए टू द पावर साइन इनवर्स टी अपॉन एक्स। ठीक, बाकी सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं माइनस ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, इसको क्या सकते हैं, सॉरी ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी को क्या सकते हैं, यहाँ से वाई स्क्वायर। सिमिलरली ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को क्या सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स। वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बच जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। ठीक, और यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से स्लोली अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31।
क्या रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, यानी किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष में निकालना है, ठीक है। यानी एरिया क्या होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। हमें एरिया में परिवर्तन की दर निकालना है, किसके सापेक्ष में, यानी किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी डी ए बार डी अपॉन डी आर निकालना है। तो हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर को करोगे आर के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2r, वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आर, और आर के लिए कितने पे निकालना है 4 सेंटीमीटर पे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 4, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 पाई, ठीक है। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, और अपॉन आर के सेट निकाल रहे हैं तो रेडियस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, यानी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी 31 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 32 है, ठीक है। फिर से वही एक बैलून है जो कि हमेशा गोला रहता है और उसमें त्रिज्या पर क्या कर रहा है, त्रिज्या बदल रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें हवा भर रहे हैं। तो पूछता है बताओ जब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी तब उसके आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी, किसके सापेक्ष में, तो त्रिज्या के सापेक्ष में आयतन की दर। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी गोले का आयतन, ये होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। हमें निकालना है क्या, त्रिज्या के सापेक्ष में आयतन के परिवर्तन की दर, यानी आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष में। इसको लिखेंगे 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेडियस को हम त्रिज्या को त्रिज्या के सापेक्ष में क्या निकाल रहे हैं, उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर के लिए कब पूछा गया है 10 सेंटीमीटर पे, तो रख लो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, पहले कितनी हो जाएगी 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, और यहां से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। हम एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, हमसे पूछा गया बताओ ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 का, देखो इस ग्राफ को मैं कैसे बताता हूँ, इस ग्राफ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व बताता हूँ करने का तरीका, दो तरीके हैं, ठीक है। चाहे तो से आप पहला मेथड है आप तो उसको मैथमेटिकल मेथड से कर लो, चाहे ग्राफ मेथड से कर लो। देखो पहला मेथड होता है ग्राफ का, ग्राफ आपको अगर साइंस का पता है कैसा ग्राफ होता है, ये साइंस का ग्राफ है, ठीक। ये वैल्यू होता है 0, ये वैल्यू होता है π/2 एंगल, ये एंगल होता है पाई। अब देख के बताओ ग्राफ कहाँ से कब तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, देखो ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है कब, 0 से लेकर π/2 तक क्या कर रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक। ग्राफ कब डिक्रीज कर रहा है, डाउन कब आना शुरू किया गया, तो π/2 से लेकर जब पाई तक ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ डिक्रीज कर रहा है, उससे पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा था। देखो ऑप्शन में क्या कर रहा है, 0 से π/2 तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ऑप्शन सही है। π/2 से लेकर पाई तक ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी। ये सिंपल है ग्राफ का मेथड, कोई मैथमेटिकल सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल जो सेकंड मेथड है वो आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, वो कैसे करेंगे, तो देखो हमें एफ एक्स इक्वल टू गिवन है क्या साइन एक्स, ठीक। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो एड्रेस इक्वल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब बताओ इसकी वैल्यू कब 0 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू कब 0 होगी, यानी इसकी वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, ठीक। तो देखो इसकी वैल्यू कॉस एक्स की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक कितनी होती है पॉजिटिव, 0 से π/2 तक इसकी कोई वैल्यू लोगे, ठीक है, यानी इसको आप इक्वेट करो 0 से, इसको आप 0 से इक्वेट करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू होगी π/2, यानी जो पूरा का पूरा ग्राफ है ना इसकी, ये π/2 पे ग्राफ क्या कर रहा होगा चेंज कर रहा होगा, यानी उसके पहले ग्राफ तो या तो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ के पहले इस π/2 के पहले, और π/2 के बाद भी ग्राफ या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज कर रहा होगा। अब वो आप कैसे निकालोगे, तो वो देखते हैं कि π/2 के पहले एक पॉइंट लेते हैं, π/2 के पहले पॉइंट लेते हैं हम एक π/4, अगर π/4 रखोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ डैश π/4 की वैल्यू ये हो जाएगा cos π/4, cos π/4 क्या होता है, cos π/4 की वैल्यू थी 1/2 1/√2, ये कैसा है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा इंक्रीजिंग, तो आ गया, यानी π/2 के पहले ग्राफ क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, यानी 0 से π/2 तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा। उसके आगे का पॉइंट ले लेते हैं, उसके आगे का पॉइंट ले सकते हैं हम एक 2π/3, ठीक है। 2π/3 क्या होता है 120 डिग्री,
अब बताओ cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यानी एफ डैश 2π/3। ठीक है, cos 120 है तो cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -1/2। -1/2 कैसा है, 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, होता है ग्राफ डिक्रीजिंग। ठीक, ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग, यानी 5/2 के आगे जाएंगे तो ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो भी हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय fx इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। तो देखो fx की कितनी गिवन है, fx की वैल्यू गिवन है x टू द पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। ठीक, f डैश x निकालते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 100 x टू द पावर 99 और sin x का हो जाएगा cos x। ठीक, अब चेक कर लो 0 से लेकर 1 तक। देखो ग्राफ cos x का की वैल्यू क्या करती है, cos x की वैल्यू लाई करती है हमेशा -1 और 1 के बीच में। ठीक, cos x की वैल्यू 1 से लेकर 0 तक होती है। ठीक है, यानी cos x की वैल्यू क्या होगी, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब जो आप इसकी वैल्यू देख सकते हो ना कभी भी रख के, देखो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos π/2 की वैल्यू होती है 0 और cos π की वैल्यू होती है -1। ठीक, और cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ ये होता है, cos x का ग्राफ। ठीक, ये होता है हमारा π/2 पे 0 हो जाता है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और पाई की वैल्यू पे इसकी -1 होती है। ठीक, अब चाहो तो इसकी वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू देखो जो भी डाटा गिवन है 0 से 1 के बीच में, चाहे π/2 से पाई के बीच में या 0 से π/2 के बीच में, x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और पावर कितना है 99। उसके अलावा ये जितने नंबर्स है ना सारे की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। जैसे π/2 कितना होता है, π/2 का मतलब होता है 22/7/2, ये 22/14, ये भी 1 से ज़्यादा है। पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 3.14, ये वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा है। तो ये 100 x टू द पावर 99, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा 100 से ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी 100 टू पावर x टू द पावर 99, ठीक है, ये हमेशा 100 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक, यानी ये वैल्यू हमेशा 100 से ज़्यादा होगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा -1 और ठीक है 1 के बीच लाई करेगी। ठीक, तो ये वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा 100 से ज़्यादा है और इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच लाई कर रही है। तो दोनों हमेशा सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, यानी ग्राफ कभी डिक्रीज नहीं करेगा, ये ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर आप π/2 या पाई तक चले जाओ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्राफ लिखा है हमें कब डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ तो कभी डिक्रीज कर नहीं रहा है, ग्राफ हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ग्राफ कभी डिक्रीज नहीं कर रहा, ग्राफ हमेशा क्या कर रहा था, ग्राफ हमेशा इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, ऑलवेज, हमेशा हमेशा इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन 35 है, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है 2x³ - 6x + 5। पूछ रहा है ग्राफ इंक्रीज कब करेगा, यानी ग्राफ कब वर्धमान है। तो पहले निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 6x² - 6x। इसको 0 से इक्वेट करो तो यहाँ से x² इक्वल टू हो जाएगा 1, x की वैल्यू हो जाएगी -1, 1। इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन, -∞ से लेकर -1, फिर 1 और इन्फिनिटी। अब चेक करो इन 3 इंटरवल में ग्राफ कब कब इंक्रीज है, कब कब डिक्रीज है। तो देखो यहाँ पर f' की वैल्यू कितनी है, f' की वैल्यू है 6x² - 6। पहले -1 के पीछे एक पॉइंट लेते हैं 0। ठीक, तो यहाँ तक चेक -0 नहीं, -2 ले लेते हैं। -1 के पहले एक पॉइंट लेते हैं -2, तो f' -2 के लिए कितनी हो जाएगी,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमेशा कितना 4, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 6 कितना आ गया, ये आ गया 18। जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्राफ क्या है, ग्राफ है इंक्रीजिंग, यानी ग्राफ इसमें हमेशा इंक्रीज कर रहा है। सेकंड इंटरवल जी -1 और 1 के बीच में पॉइंट लेते हैं 0, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं एफ जीरो की वैल्यू, ये हो जाएगा 0 माइनस 6 कितना आ गया -6, ये 0 से कम है, ग्राफ क्या आ गया डिक्रीजिंग। ठीक है, ग्राफ घट रहा है, कम हो रहा है। 1 और इन्फिनिटी के बीच एक पॉइंट लेते हैं 2, एक नंबर लेते हैं 2, ये निकालेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 6, ये 24 माइनस 6 कितना आ गया फिर से 18, नंबर क्या है फिर से पॉजिटिव, यानी आपका ग्राफ क्या है, ग्राफ फिर से इंक्रीज कर रहा है। ठीक, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखो ग्राफ इंक्रीज कब कब कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज कर रहा है जब x की वैल्यू क्या है लेस देन -1 और एंड, ठीक है, एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसमें ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये दो पॉइंट है जहां पर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब एक बार x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और दूसरी बार x की वैल्यू -1 से छोटी हो। ठीक, दोनों में होना चाहिए ना। देखो यहाँ कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो वहां क्या लिखा है और, ठीक है, ये नहीं तो ये, और नहीं एंड होना चाहिए था। ठीक है, देखना यहाँ पर एंड होना चाहिए था, तब दोनों में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, किसी एक में नहीं, दोनों में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, मेरे कोई भी ग्राफ को भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन 36 है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x एट x इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा गया है, y के लिए क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है हमें एक्स क्यूब प्लस 3x। ठीक, स्लोप निकालते हैं dy बाई डी एक्स, इसे ही कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे हम m से नोट करते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, कब पूछा गया है, हमें पूछा गया है एट x इक्वल टू -1 पे, तो रख लेते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये जाएगा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कितना हो गया, हो जाएगा ये 3 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 6। करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, y इक्वल टू e टू द पावर 2x, किस पॉइंट पे 0,1 पे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक, लेट सपोज इस कर्व का, ठीक है, y इक्वल टू e टू द पावर 2x का 0,1 पे स्लोप मान लो अगर m1 है, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2x। ठीक, कहाँ पर निकालना है 0,1 पे, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ से m1 की कितनी आ जाएगी 2 इंटू ई टू द पावर 2 इंटू 0, ये हो जाएगा ओनली 2 इंटू 1। ठीक, स्लोप कितना आ गया, m1 की वैल्यू आ गया 2। लेट सपोज जो हमारा नॉर्मल है यानी जो अभिलंब है, ठीक है, नॉर्मल मतलब अभिलंब, इसका जो स्लोप है वो अगर m2 है, तो क्या है इसका m2 है। तुम्हें पता है कि स्लोप और नॉर्मल क्या होते हैं, एक दूसरे पर अभिलंब होते हैं, तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 की इक्वल होनी चाहिए। m1 की वैल्यू होगी 2, m2 इक्वल टू -1, यहाँ से m2 कितना आ गया, m2 आ गया -1/2। और करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 38 है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट x इक्वल टू 0,0 पे। देखो बड़ा अच्छा ग्राफ है ना, इसको ग्राफ से भी बता देंगे थोड़ा सा। देखो ये होता है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स, किस पॉइंट पर पूछा गया है, देखो मुझे पूछा गया इस पॉइंट पर ओरिजिन पे 0,0 पे। अब देखो 0 पे टेंजेंट क्या कैसे ड्रॉ होगा, टेंजेंट जाएगा ऐसे। ठीक, इसी का पूछा गया ग्राफ, इसी का पता इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो निकालते हैं पहले dy बाई डी एक्स स्लोप इक्वल टू हो जाएगा ये cos x, कहाँ पूछा गया है 0,0 पे, तो dy बाई डी एक्स के लिए कितनी आ गई स्लोप की वैल्यू, हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगा 1, यानी m के लिए कितनी आ गई 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक,
y1 कितना है 0, m की वैल्यू आ गई 1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि हमें इस ओरिजिन पर फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू एक्स, ठीक, और लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 39, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक, हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा है, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 6x प्लस 6। मैक्सिमम और मिनिमम क्या करते हैं, इसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्स की कितनी आ जाएगी -1। चेक करते हैं कि इस पर क्या मैक्सिमम मिल रहा है या फिर मिनिमम मिल रहा है। तो क्या निकालेंगे, पहले इसका डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकाले तो क्या मिल गया, डबल डेरिवेटिव निकाले तो मिल गया ओनली 6। क्या है 0 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें मिनिमम। ठीक है, क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा, मतलब मैक्सिमम तो कभी इसका लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्राफ हमेशा क्या है, ग्राफ हमेशा मिलेगा मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी मिलेगी नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। ग्राफ हमेशा क्या कर रहा है, ग्राफ हमेशा डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी मैक्सिमम कभी एग्जिस्ट करेगी, इसका कभी उच्चतम मान मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अस्तित्व में ही नहीं है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x cos x। ठीक, लेट सपोज इसको x से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है sin x cos x। इसकी पूछिए मिनिमम वैल्यू बताओ, न्यूनतम मान बताना है। पहले क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। क्या हो जाएगा, तो sin x इंटू कॉस एक्स है, sin x का हो जाएगा cos x, और cos x को भी ऐसा लिख लेते हैं, प्लस sin x को ऐसा लिख लो, और सेकंड फंक्शन cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, यानी हो गया हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, मैक्सिमम और मिनिमम क्या करते हैं, इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ दो वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगी cos एक्स की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस साइन एक्स। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे, ठीक, तो ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू प्लस माइनस π/4। ठीक है, π/4 पे क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, ये वैल्यू। ठीक है, यानी एक्स की कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई। क्या करते हैं, इसका हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ठीक इसका निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, तो कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक, माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स। सॉल्व करो तो ये वैल्यू जाएगी -4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं जब वैल्यू हो π/4 एक्स की, उसमें वैल्यू कितना होगा, हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -4 साइन π/4 इंटू कॉस π/4। ठीक, वैल्यू हो जाएगा -4 बाई 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक, वैल्यू कितनी आएगी -2। ये क्या है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो मतलब इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, जब वैल्यू डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें मिलता है हमें मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है एट π/4 पे। तो चेक करते हैं कि एफ डबल डैश -π/4 पे कौन सी वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव आते नहीं आती, तो इसे कहेंगे -4 साइन -π/4। ठीक, इंटू कॉस -π/4। ठीक, ये हो जाएगा -4 साइन -π/4 की वैल्यू होती है -1/√2, और कॉस -1/π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, ये पॉजिटिव होता है। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/2, वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा हमें मिनिमा। कब, जब x की वैल्यू कितनी थी -5/4। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था f डैश x की मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी f कब, -π/4 पे। तो रख लेते हैं साइन -π/4 इंटू कॉस π/4 -π/4, ये हो जाएगा -1/√2 और ये हो जाएगा 1/√2। वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा झारखंड बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स का सेट नंबर 5 यानी आखिरी सेट का डिटेल सॉल्यूशन। अब हम जल्दी अपलोड करेंगे हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री और बायो के। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के साइट्स है उसको भी एक बार लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि आपको वहाँ पर हमेशा नए नए अपडेट्स मिलते रहे एग्जाम से रिलेटेड। और आपको इन सारे वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा जो लास्ट में टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, उसके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको हर वीडियो का जो सॉल्यूशन है उसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, और सारे लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है।